हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में ना? मजे में ही रहना चाहिए। बट आई एम सुशांत, योर फिजिक्स टीचर। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इंडियाज अमेजिंग एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला। काय म्हणतात सर्व? ओके मंडळी, एग्जाम जवळ येत आहे, है ना? और शायद आपको डर भी लगने लगा होगा। वही डर कम करने के लिए हम यहाँ पे आज फिर से मिलने वाले हैं। लास्ट लेक्चरमध्ये आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी बघितलं। मी तुम्हाला सांगतोय, जेवढं सांगितलंय तेवढं करा। त्यातले त्यात एक दोन आणखी न्यूमेरिकल्स थोडेसे बघा, डेफिनेटली सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील, राईट? आणि आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर। ठीक आहे, हा चॅप्टर जो आहे तो खूप शॉर्ट चॅप्टर आहे, खूप इझी चॅप्टर आहे आणि मी काय म्हणतो खूप इझी मार्क्स आहेत, है ना? त्याच्यामध्ये काहीच असं नाहीये की खूप काही अवघड आहे, राइट? तो शुरू करते बेटा आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड दी मैटर। ठीक है, अब देखो नाम में ही क्या है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर बोले तो दो नेचर ड्यूअल बोले तो दो, है ना? दो नेचर, किसका किसका? रेडिएशन का और मैटर का। बराबर, क्या चीज है मैं आपको शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम चलेंगे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, बाकी कुछ है नहीं। लाइक डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस भी है, तो वो उसी का पार्ट है। मान लो 2 मिनट के लिए मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा और सामने चलूंगा। ठीक है, यानी अगर मान लो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पकड़ ले हम, तो दूसरा जो है ड्यूअल नेचर है ना, ड्यूअल नेचर जो हमारा यानी पूरे इसका नाम है, चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना? ये क्या है ड्यूअल नेचर, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चला तर इंट्रोडक्शन मध्ये काय सांगू तुम्हाला, बघा हा ड्युअल नेचर म्हणजे विषय आला कुठून? ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन म्हणतायत सुरुवातीला, है ना? ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन बोल रहा है सामने शुरुआत में। तो आपने अभी तक देखा होगा कि फिजिक्स में जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो लाइट में बहुत सारे फिनोमिना हम पढ़े। अगर वेव ऑप्टिक्स की हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में हमने देखा है बेटा कि लाइट से एसोसिएटेड बहुत सारे फिनोमिना है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है। बहुत सारे फिनोमिना लाइट से लगे हुए हैं, लाइट से अटैच है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं लाइट फिनोमिना, है ना? लाइट फिनोमिना पहला, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूं, पहला क्या है? रिफ्लेक्शन। बराबर है, तो रिफ्लेक्शन में आपको पता है बेटा क्या चीज है कि अगर मान लो ऐसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आने वाली वेव और जाने वाली वेव कुछ इस तरीके से होती है। बराबर है, ये जो है दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमको पता है फॉर रिफ्लेक्शन। यानी ये एक फिनोमिना हो गया लाइट से एसोसिएटेड। इन द सेम वे वी हैव रिफ्रैक्शन, है ना? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल होता है तो वो जो है वो बेंड होता है ना? अगर मान लो ये आपका नॉर्मल है, बराबर, तो अगर मान लो ये ऊपर का रेयरर मीडियम है, नीचे का डेंसर मीडियम है, तो बेंड होता है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर होता है, ये आपको पता है फॉर द रिफ्रॅक्शन। अशाच प्रकारे तुमचं इंटरफरन्स है ना, डायफ्रॅक्शन आहे, पोलरायझेशन आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या। आणि ह्या सगळ्या गोष्टी लाइटच्या कुठल्या नेचरने डिस्क्राइब करू शकतो आपण? वेव नेचरने। यानी लाइट को वेव इमेजिन करके हम ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस सर ने करके दिखाया है, बराबर है। लेकिन कुछ जो लाइट के इफेक्ट है, कुछ जो लाइट के फिनोमिना है, वो लाइट एज अ वेव, लाइट एज अ वेव हम कंसिडर करके उसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते, हम उसको पार्टिकल करके ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट? तो यहां आ गया ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर यानी लाइट जो है वो वेव भी बिहेव करता है और लाइट जो है वो पार्टिकल यानी फोटॉन्स जैसा भी बिहेव करता है। सो दैट्स व्हाई इट हैज ड्यूअल नेचर, बराबर। तो यहां पे देखा है हमने लाइट फिनोमिना देखा है, बराबर। तो मैं यहां पे आपको एक छोटा सा नोट लिखवा के देता हूं, नोट बोलो या फिर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बोलो, क्या कि some phenomena
some phenomenon of light can be described by considering light as wave. Example, reflection, रिफ्रैक्शन, है ना, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसे बहुत सारे जो फिनोमिनॉन है ना, वो हम लाइट को एज अ वेव कंसिडर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन सम फिनोमिनॉन लाइक से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड by considering light as a wave. है ना, यानी यहां पे लाइट का वेव नेचर नहीं चलता. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना. इट कैन बी described by पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. देखो यही है, आपको ध्यान में रखना है थ्रू आउट द चैप्टर, है ना. हेंस लाइट हैज ड्यूअल नेचर, हेंस लाइट हैज ड्यूअल नेचर. तो हम क्या बोलेंगे, लाइट को कैसा नेचर है बेटा? ड्यूअल नेचर है. देखो फिर से मैं एक बार बताता हूं. देखो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं. लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. अब लाइट को अगर पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है? लाइट से एसोसिएटेड फिनोमिना पढ़ना है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है. अब अगर मान लो मुझे ये सारी इफेक्ट्स पढ़ना है तो लाइट का मैं कौन सा नेचर जो है वो इमेजिन कर सकता हूं, या फिर कौन सा नेचर लाइट का वो फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सकता है. तो वेव नेचर से बहुत सारे फिनोमिना डिस्क्राइब हो जाता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे हो जाते हैं. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम इफेक्ट हो गया, वो लाइट को एज अ वेव कंसिडर करके हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते. बराबर. तो हम लाइट का कौन सा नेचर यहां पे यूज करते हैं? पार्टिकल नेचर. यानी लाइट को एज अ पार्टिकल करके हम बिहेव यानी अज्यूम करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम आराम से बता सकते हैं. बराबर. तो इसका मतलब क्या? अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस और एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन लाइट कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज लाइट कैन बिहेव एज मैटर. यानी किसी कंडीशन में लाइट वेव करके बिहेव कर सकती है और किसी कंडीशन में लाइट एज ए मैटर करके बिहेव कर सकती है. इसलिए लाइट को कैसा बेटा? ड्यूअल नेचर, है ना. लाइट को कैसा है? ड्यूअल नेचर. तो हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन यानी क्या? लाइट की बात चल रही है. एंड मैटर है, यानी अगर रेडिएशन को दो नेचर है, वेव और पार्टिकल, पार्टिकल यानी क्या? मैटर वाला. तो मैटर को भी दो नेचर होना चाहिए, दैट इज पार्टिकल एंड रेडिएशन, यानी ही वेव वाला. तो वो हम सामने देखेंगे. देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, सब लोग ध्यान दो. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये प्रूफ करेंगे. क्या प्रूफ करेंगे? कि लाइट जो है यानी ही क्या? हमारा रेडिएशन, उसको दो नेचर है. पहला वेव और दूसरा पार्टिकल. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो लाइट को देखो, यानी रेडिएशन को दो नेचर है, एक वेव वाला और एक पार्टिकल वाला.
उसी तरीके से जो मैटर होता है ना, अब मैटर बोले तो क्या, हमको जो पता है दैट हैज अ पर्टिकुलर शेप साइज, जो भी है एक छोटा सा पार्टिकल समझ लो, है ना. म्हणजे जसं आपण एक सँडचा छोटासा पार्टिकल घेऊ ज्याला मास असेल, या फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन ले ले जिसको मास होता है, सो दैट इज अ पार्टिकल और दैट इज द मैटर. बराबर. तो मैटर को भी दो नेचर होगा, पहला क्या, पार्टिकल जो कि हमको दिखता है यूजुअली, और उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी. तो रेडिएशन को और मैटर को दोनों को कैसा है, ड्यूअल नेचर, इसलिए चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. बस ये ध्यान में रखना. अभी शुरुआत में हम लाइट का देखो, वेव नेचर तो हमने इसमें देखा है, किसमें, वेव ऑप्टिक्स में देखा है. पार्टिकल नेचर अभी यहां पे हम क्लियर कराएंगे. साथ ही साथ मैटर का पार्टिकल नेचर तो हमको पता है भैया, उसका वेव नेचर भी हम यहां पे क्लियर कराएंगे. बराबर. तो चलो सामने चलते हैं. सबसे पहला है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या है ये हम जान ले. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा ही सिंपल इफेक्ट है बेटा. एक कोई भी फोटो सेंसिटिव एलिमेंट या फिर फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस के ऊपर अगर आपने लाइट इंसिडेंट किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. काय बघा, सपोज करा तुमच्याकडे एखादी मेटल आहे, जसं फॉर एक्झाम्पल कॉपर मेटल आहे. मग कॉपर मेटलवर तुम्ही एक पर्टिक्युलर रेडिएशन ऑफ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी या कुठलाही लाईट मारला तर तिथून इलेक्ट्रॉन निघेल असं नाही होत. तो लाईटची एनर्जी, जी लाईट त्याच्यावर इन्सिडेंट होत आहे त्या लाईटची एनर्जी सफिशियंट पाहिजे, मोठी पाहिजे, है ना, एक पर्टिक्युलर एनर्जीच्या वर पाहिजे, तेव्हाच तिथून काय निघणार बेटा, इलेक्ट्रॉन निघणार. आणि ह्याच फिनॉमिनाला किंवा ह्याच कन्सेप्टला काय म्हणूया आपण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. समजलं का मी काय म्हणतोय, राईट. सो द फिनॉमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when a light of particular frequency incident on it is called as what, photoelectric effect. म्हणजे काय की तुम्ही मेटलवर लाईट इन्सिडेंट करा आणि लाईट तिथे इन्सिडेंट केल्यावर लाईट जे आहे याच्या अंदरचे मेटलचे इलेक्ट्रॉन ॲब्झॉर्ब करतील. ॲब्झॉर्ब केल्यावर ते काय होणार, त्यांची एनर्जी वाढेल आणि वाढल्यामुळे है ना ते त्या मेटल सरफेसच्या बाहेर निघतील. बराबर. निघणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याला फोटो इलेक्ट्रॉन्स म्हणतात. ठीक आहे. हा जो मेटल आहे किंवा सबस्टन्स आहे याला फोटो सेन्सिटिव्ह एलिमेंट किंवा मेटल म्हणतं आणि ह्याला जे आहे ते तुम्ही रेडिएशन्स म्हणू शकता. राइट. तो क्या है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिनन ऑफ इमिशन of electron from the phenomena of emission of electrons from फोटोसेन्सिटिव्ह सबस्टन्स म्हणा किंवा एलिमेंट म्हणा, तुमची इच्छा. ठीक आहे. फोटोसेन्सिटिव्ह सबस्टन्स when light of सफिशियंट एनर्जी, है ना, लाइट ऑफ सफिशियंट एनर्जी म्हणजेच काय, फ्रिक्वेन्सी लिहून घेतोय, पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. ओके. इंसिडेंट ऑन इट. ओके. इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इज कॉल्ड एज, मैं यहां पे लिख देता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मेरा पीईई यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये ध्यान में रखना, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, उसको पूरा लिखना. ठीक आहे. तर ह्याला म्हणूया आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सगळ्यात आधी हे कुणी डिस्कवर केलं होतं, हेनरिच हर्ट्जनी केलं होतं, है ना. उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से होता है. बोर्ड में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन पूछा जा सकता है और ये जो आपको डायग्राम दी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपको पूछते हैं कि ड्रॉ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर स्टडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय हेनरिच हर्ट्ज. तो मान लो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने का हमारे पास एक डिवाइस है या फिर इंस्ट्रूमेंट है. तो इसमें क्या किया बेटा, हमने एक इवैक्यूएटेड बल्ब ले लिया, है ना.
उसके अंदर एक प्लेट रख दी, दैट इज इमीटर प्लेट, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी ये होगा फोटो सेंसिटिव। ये देखो फोटो सेंसिटिव, इसको नाम देंगे इमीटर प्लेट। और उसके अपोजिट साइड में हम रख देंगे कलेक्टर प्लेट, है ना। इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये जो कलेक्टर है वो कलेक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। अब इस ग्लास को एक क्वार्ट्ज विंडो है, जहां से हमारा रेडिएशन इस इमीटर के ऊपर इंसिडेंट होगा, ओके। और आप देख सकते हो इमीटर को और कलेक्टर को एक कम्यूटेटर के थ्रू, है ना, एक हमारे पोटेंशियल सोर्स को लगाया गया है, बराबर। कम्यूटेटर क्या करेगा बेटा, ये जो कलेक्टर है प्लेट, है ना, इसको पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल वो दे सकता है, साथ ही साथ, है ना, क्या कर सकता है, वो हमारा पोटेंशियल जो है वो कम ज्यादा कर सकता है। यहां पे नीचे देखो आप, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है, आप इस सोर्स को कम ज्यादा कर सकते हो। इस कम्यूटेटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज पॉजिटिव रख सकते हो, निगेटिव रख सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये सारी चीजें। और माइक्रो एमीटर क्या गिनेगा बेटा, करंट गिनेगा। और वोल्ट मीटर क्या गिनेगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एंड सी गिनेगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। एक्झाम मध्ये तुम्हाला ड्रॉ करायला विचारते युजली, जर समजा तुम्हाला विचारला ड्रॉ अँड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तर मग कसं लिहायचं, है ना। द डिवाइस और द सर्किट यूज फॉर स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम करायची एज शोन इन द डायग्राम. इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्युएटेड tube in which emitter and collector is placed as shown in the figure. There is a quartz window through which the light is incident on the emitter. The emitter and the collector are connected to the potential source, that is variable potential source, through commutator. Commutator is used to increase, decrease the voltage on plate C. Also, it can make the potential on the collector positive or negative. आपल्याला इथे लिहावं लागेल. ओके, देन हे झालं तुमचं एक्सपेरिमेंटल सेटअप. आता त्याचं वर्किंग कसं आहे बघा. सुरुवातीला काय करतात, है ना, एकदा मी जे तुम्हाला सांगितले ते थोडंसं थांबून एकदा रिवाइंड करून बघा. होऊ शकते काय की तुम्हाला नसेल कळलं ते, पण एकदा परत जेव्हा तुम्ही रिवाइंड करून बघाल तेव्हा तुम्हाला त्याचं कळेल ते. ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब देखो बेटा, यहां पे क्या है हमारा, दिस इज इमीटर प्लेट एंड दिस इज कलेक्टर प्लेट. इमीटर प्लेट कैसा बेटा, फोटो सेंसिटिव, यानी इसके ऊपर लाइट गिरेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बराबर. तो इलेक्ट्रॉन को यूजुअली रखते हैं हम निगेटिव पोटेंशियल पे और इसको रखते हैं हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे. समझ में आ रहा है ना, किसके थ्रू, ये हमारे कम्यूटेटर के थ्रू, बराबर. अब क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा और मान लो उसका एनर्जी एक सफिशिएंट है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो यहां से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. अब निकलेंगे तो कुछ उसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है. अब अगर मान लो ऐसे केस में आपने कलेक्टर को एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, तो ये क्योंकि निगेटिव चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टर पे. और हेंस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर एंड द करंट इज रिकॉर्डेड इन द माइक्रोएमीटर. समझ में आया. हेंस प्रूव होता है क्या, कि जब भी हम लाइट सोर्स एक फोटो सेंसिटिव एलिमेंट के ऊपर इंसिडेंट करते हैं जिसका एक सफिशिएंट एनर्जी वाला फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, तो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. अगर वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास चले गए तो करंट जो है वो बहेगा, है ना, और हमको माइक्रो एमीटर में रीडिंग दिखाएगा. तो भैया माइक्रो एमीटर में रीडिंग दिखाया, इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में जो कि काफी डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तभी तो करंट बह रहा है, अदरवाइज करंट कैसे बहेगा. कळतंय है ना. दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आता याचे ऑब्झर्वेशन पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत आणि तेच महत्वाचे आहे, ते आपल्याला करायचं है ना. सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो बेटा, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन द इमीटर प्लेट, करंट आई वाज रिकॉर्डेड इवन इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाज वेरी लो. फोटो करंट I was observed only if the frequency of incident radiation was more than some threshold frequency, है ना, some threshold frequency. Threshold frequency was same for a given metal and was different for different metal used as emitter. For a given frequency which is greater than the threshold frequency of the incident radiation, no matter how feeble was the light, meaning however small the intensity of radiation, the electrons were always emitted.
सुरुवातीला काय केलं बघा, मी एक एक पॉईंट तुम्हाला आरामात सांगतोय. तो पॉइंट तुम्ही व्यवस्थित नोट डाउन करायचं, क्योंकि यही वो 8-9 पॉइंट है जिसमें पूरा चैप्टर खत्म होता है. बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. ठीक आहे. तर सगळ्यात आधी काय केलं, याला निगेटिव्ह पोटेन्शियल, याला पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. त्यानंतर काय केलं, हा जो लाइट है बेटा, ये जो लाइट है, लाइट की हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ये हम दोनों देखते हैं. अगर आपको याद आ रहा है ना. इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होती है. बराबर. फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड बोलो आप 2 मिनट के लिए. बराबर. तो उनका क्या बोलना है, यानी उनका बोलना इन द सेंस ऑब्जर्वेशन क्या है यहां पे, कि जब हम लाइट एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी, यानी मैं आई, इंटेंसिटी का मैं आई लिख लेता हूं. अच्छा, करंट का भी आई है, मैं इंट ले लेता हूं, इंटेंसिटी ले लेता हूं, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, है ना. एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का जब रेडिएशन इसके ऊपर इमिट करते हैं तो कुछ उनको ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं. कैसा कि इंटेंसिटी मान लो अगर आप लो रखो, बहुत लो रखो तो भी चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर की ही होना चाहिए, तभी आपको माइक्रो एमीटर में रीडिंग दिखेगा, यानी तभी आपका यहां से करंट फ्लो होगा. बराबर. लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दिया और फ्रीक्वेंसी मान लो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे रखा, बराबर, तो आपको वहां पे माइक्रो एमीटर में रीडिंग नहीं दिखेगी. बोलने का मतलब यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए रेडिएशन का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए. अब ये इमीटर है, ये 10-12 एलिमेंट से थोड़ी बना होगा, ये कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, कोई भी ले लो, तो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है. और ये क्यों होना जरूरी है मैं आपको बताता हूं. सपोज करो, इधर करता हूं, जगह है हमारे पास. सपोज करो कि मेरे पास ऐसे 2 सब्सटेंसेस है. एक मान लो आपका कॉपर है ना, और एक है आपका एल्यूमिनियम. अब देखो, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको अलग अलग एनर्जी लगेगी. क्यों? क्योंकि यार दोनों का एनर्जी लेवल सेम है ऐसा जरूरी थोड़ी है, अलग अलग ही रह सकता है और अलग अलग रहता भी है. तो अगर मान लो कॉपर से कोई एक आध इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मान लो मुझे इतना नहीं लगता, बस बता रहा हूं, 10 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है, और यहां से निकालने के लिए मान लो मुझे 20 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है. बराबर. और अगर आपने कॉपर को एक रेडिएशन दिया जिसका एनर्जी है 5 जूल, तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा. और अगर आपने यहां पे दे दिया है 30 जूल, तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? हां निकलेगा. बोलने का मतलब क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम 10 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, और यहां से निकालने के लिए कम से कम 20 जूल देना पड़ेगा. अगर आप उतना या फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला आपने लाइट दिए तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे. समझा? तो वो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी पर्टिकुलर एक मेटल के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये देखो यहां पे नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको न्यू नॉट से बताया जाता है, न्यू नॉट. और कभी भी आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है. अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी रेडिएशन की, जो इंसिडेंट हो रहा है हमारे सोर्स पे, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा बच्चा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा पहला वाला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. दूसरा, देयर वाज नो टाइम लैग. नो टाइम लैग यानी क्या? जैसे ही रेडिएशन, यानी मान लो शुरुआत में आपने ये सब कर लिया, सेटअप लगा दिया, लाइट जो है आपने ऑफ करके रख दिया, तो जैसे ही आपने लाइट ऑन किया वैसे आपको यहां पे करंट दिखेगा. बोलने का मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस. यहां पे कोई टाइम लैग नहीं है कि भैया पहले यहां पे रेडिएशन आएगा, फिर ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसको टाइम लगेगा, ऐसा वाला कुछ नहीं है. द मोमेंट यू स्टार्ट द लाइट, you will see deflection in the microammeter. That's why it has no time lag. See, there was no time lag between the incidence of light and the emission of electrons. The photocurrent started instantaneously on shining the radiation even if the intensity of radiation was low. As soon as the incident radiation was stopped, the flow of current stopped. तो लाइट ऑन करो, करंट लो, है ना, तुम मुझे लाइट दो मैं तुम्हें करंट देता हूं वाला सीन है, और उसमें कोई भी टाइम लैग नहीं है. ठीक है बेटा. ये हो गया आपका दूसरा वाला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन.
तीसरा वाला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन न्यू नॉट कर दो, यहां पे ना थ्रेशोल्ड चाहिए, एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी फिक्स्ड, इफ द इंटेंसिटी वाज इंक्रीज्ड द फोटो करंट इंक्रीज लीनियरली विथ इंटेंसिटी। यहां पे देखो फोटो करंट है ना, फोटो करंट जो है इंक्रीजेस लीनियरली विथ इंटेंसिटी। कब? जब फ्रीक्वेंसी आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखी हो। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है दी हुई वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ रहा है? अगर दी हुई फ्रीक्वेंसी यानी आप रेडिएशन की ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद अगर आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, बराबर है, तो फोटो करंट भी बढ़ते हुए दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने सेटअप पे लेके चलता हूं आपको। यहां पे देखो मैंने क्या किया, सारा यहाँ का सेटअप लगा दिया जैसे का वैसा जो मैंने पहले बताया। फिर बाद में मैंने क्या किया, ये जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया। फ्रीक्वेंसी कितना सेट कर दिया? मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया, एनर्जी सेट कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाते गया, इंटेंसिटी को बढ़ाते गया। तो जैसे जैसा इंटेंसिटी बढ़ा वैसा वैसा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मुझे यहां पे बढ़ते हुए दिखता है। यानी इंटेंसिटी अगर मान लो 10 है तो करंट 1 एम्पियर, 20 है तो 2 एम्पियर, 30 है तो 40 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 है तो 4 एम्पियर, ऐसा मुझे दिखने लगा, है ना। तो दैट इज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन। सी यहां पे आपको दिया है जो भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे ही आपका फोटो करंट भी बढ़ेगा। कंडीशन, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Is that okay? So this is our third point you need to remember. Fine. Moving on to the next point. क्या है next point? देखो, the photocurrent I could also be varied by changing the potential of the collector plate. I was dependent on the accelerating potential V, potential difference between emitter and collector, for given incident radiation. Intensity and frequency were fixed. Initially, the current increased with voltage, but when it remained constant, this was termed as the saturation current. This was termed as the saturation current. तो इसमें क्या बोल सकते हैं बेटा हम? यस, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में यहां पे देखो, अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तो शुरुआत पे मैंने क्या किया, इमीटर को मैंने एक माइनस पोटेंशियल दिया, कलेक्टर को मैंने प्लस पोटेंशियल दिया। फिर मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी सेट कर ली। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी क्या कर दी बेटा, सेट कर दी। डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, बराबर। और बाद में मैंने क्या किया, कलेक्टर का पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते गया। अगर मान लो यहाँ पे 0 है तो 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, ऐसे मैं बढ़ाते गया, बराबर। तो मुझे ये रीडिंग मिल रहा है कि जैसे जैसे मैंने कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाया वैसा वैसा मुझे करंट बढ़ते हुए दिखता है। क्या किया, देखो, इंटेंसिटी फिक्स की, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स की, और बाद में धीरे धीरे मैंने कलेक्टर पोटेंशियल को बढ़ाया। जैसे मैंने बढ़ाया, बराबर है, वैसे मुझे माइक्रो एमीटर में जो रीडिंग है वो बढ़ते हुए दिख रही है, बराबर। लेकिन क्या मैं कितना भी बढ़ाऊं तो कितनी भी रीडिंग बढ़ेगी? नहीं, एक पर्टिकुलर रीडिंग तक बढ़ते हुए दिखती है, बाद में करंट हो जाता है कांस्टेंट, बराबर। ये देखो, ये हमको ग्राफ से समझ में आता है। किधर गया ग्राफ? ये देखो, ये वाला ग्राफ देखो। शुरुआत में क्या हुआ, मान लो आपका पोटेंशियल माइनस में है, मान लो माइनस यहां पे 10 है ना। तो फिर किस पे? कलेक्टर पे। समझ में आ रहा है? अब सर माइनस काय को ले रहे हो, 0 से स्टार्ट करो ना। चलो ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में देखो एक पर्टिकुलर आपने पोटेंशियल दे दिया पॉजिटिव वाला, उसके बाद आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो देखो करंट भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ये पॉइंट से क्या हो रहा है बेटा, करंट जो है वो स्ट्रेट जा रहा है, यानी आपके पोटेंशियल पे वो डिपेंडेंट नहीं रह रहा है। तो ऐसा करंट जो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन कलेक्टर प्लेट पे बढ़ा, कितना भी बढ़ाने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज योर सैचुरेशन करंट। विच करंट? सैचुरेशन करंट। देखो यहां पे वही दिया है, the photo current I could also be varied by changing the potential of the collector plate.
I was dependent on accelerating potential V. V यानी क्या है? Potential difference between E and C. Initially, the current increased with voltage, but then it remained constant. This was termed as saturation current I naught, जिसको क्या बोलेंगे हम? Saturation current I naught. तो सीधी सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हमने एक इंटेंसिटी फिक्स कर दी, एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, और वो करने के बाद अगर हमने धीरे धीरे कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाते गए तो क्या होगा? करंट जो है वो भी उसी रेंज में बढ़ते चलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। उसके बाद आप पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओ, देयर इज नो इंक्रीज इन द करंट, करंट विल बी कांस्टेंट, एंड दैट इज सैचुरेशन करंट। ये हो गया चौथा ऑब्जर्वेशन। पांचवा ऑब्जर्वेशन, कीपिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, if the intensity of incident radiation was increased, the value of saturation current also increased proportionately. Example, if the intensity was doubled, the saturation current was also doubled. यहाँ पे मुझे लगता है उसका ग्राफ नहीं दिया गया है। हाँ, ये ग्राफ वही है, ये वाला है। यहाँ पे देखो, ये जो पहला आपको लाइट दिख रहा है उसमें इंटेंसिटी है I01, sorry, this is I01 saturation first saturation current. देखो, this is photo current I and this is accelerating potential, ठीक है। और ये जो है नीचे वाली, ये लो इंटेंसिटी वाली ग्राफ है और ऊपर की हाई इंटेंसिटी वाली ग्राफ है। यानी इतना तो तय है क्या कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही करंट को बढ़ा सकता है, उसके बाद जो करंट कांस्टेंट रहता है दैट इज सैचुरेशन करंट। लेकिन सैचुरेशन करंट को आप चेंज भी कर सकते हो, उसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, by increasing or decreasing the intensity. यानी अगर मान लो ये जो तीन ग्राफ आपको दिए गए हैं, है ना, तो यहां पे जो इंटेंसिटी है ना, ये अगर मान लो ये ग्राफ है, इसका इंटेंसिटी अगर मान लो आपका, मैं ऐसा लिख देता हूं, int1 है, इसका इंटेंसिटी आपका int2 है, इसका इंटेंसिटी आपका int3 है ना। तो यहां पे 1 जो है, जो 3 है, सॉरी नॉट 1, 3 जो है ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो आप यहां पे देख सकते हो जो सैचुरेशन करंट है किसका? बड़े वाले इंटेंसिटी का, वो इतना है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला सैचुरेशन करंट है। दूसरे वाले का ये सैचुरेशन करंट है, तीसरे वाले का ये सैचुरेशन करंट है ना। ये देखो, ये यहां से चल रही है लाइन ऐसी, है ना, ये यहां से लाइन चल रही है ऐसी, ये यहां से लाइन चल रही है ऐसी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो बोलने का मतलब जो भी सैचुरेशन करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी। कंडीशन, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात हर जगह लागू होगी, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्मॉलर, सॉरी, गिवन फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और फिर भी करंट बह रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहला और फॉरमोस्ट थिंग फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट, है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं, ये जो पॉइंट है यहां पे, कि जो भी सैचुरेशन करंट है, कौन सा? I0, ओके, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी, है ना। कंडीशन, V शुड बी ग्रेटर देन V0, ये बात ध्यान में रखना। दिस इज अवर फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी and has the maximum velocity of the electron depend on the potential V for a given metal used for the emitter plate and for a given frequency of the incident radiation if the material is changed. Okay. Photocurrent as a function of accelerating potential for fixed incident frequency and different incident intensities. The frequency of incident radiation is changed, kinetic energy is changed. It did not depend on the intensity of incident radiation. Thus, even for very small incident intensity, if the frequency of incident radiation was larger than the threshold frequency, kinetic energy max from a given surface was always the same for a given incident frequency. ये देखो, ये जो पॉइंट दिया है ये रिडंडेंट है, इतना यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह इतना यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिपेंड करेंगी फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। ये कैसा मैं आपको बताता हूं। चलो, ये देखो कि
हाँ, ये हमारा सेटअप है। अभी क्या किया मैंने, ये जो अभी का पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं, अच्छे से ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब मैंने क्या किया, सब सेटअप यहां पे मैंने लगा दिया, इमीटर को मैंने निगेटिव पोटेंशियल दे दिया, और कलेक्टर को मान लो मैं कुछ -10 दे रहा हूं 2 मिनट के लिए, मान लो -10। अब यहां से एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मैंने यहां पे क्या किया बेटा, इमिट कराया, बराबर। तो इसके ऊपर वो गिरेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखो ये निगेटिव है, अब यहां से तो दूर जाएंगे, लेकिन ये भी निगेटिव रहेगा तो वहां पे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां से रिपेल होगा, है ना। निगेटिव निगेटिव क्या होता है, रिपेल होता है। अब अगर ऐसा चीज है, बराबर है, अगर ऐसा चीज है, तो जब मैं धीरे धीरे -10 हो गया, अब मैं 9 करता हूं, तो तब भी मुझे मान लो यहां पे करंट नहीं दिख रहा, यानी क्या, -9, ये जो वोल्टेज है ये इसको रिपेल कर रहा है। फिर -9 का मैंने -8 किया, तो सपोज करो मुझे यहां पे करंट दिख रहा है। तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी मान लो ले ली ν1, है ना, तब मुझे -8 पे करंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, अरे निकलेगा भाई, निकलेगा, दम लगा के निकलेगा, बराबर, तो उसका दम जो है -8 को भी ओवरकम कर सकता है। तो ये कैसे होगा भैया, ये तो रिपल्शन है यहां से, तो इसका मतलब क्या, ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, यानी ही काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। अरे अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो ये रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके यहां से कैसे बहेगा। ये देखो, ये रिपेल कर रहा है, ये इधर से रिपेल कर रहा है, और यहां से एकदम जोर से आ रहा है, तो देखो ऐसा जोर से आएगा, यहां पे धीरे होगा और ये घुस जाएगा अंदर। क्यों, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। अगर मान लो इसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो यहीं पे है और ये रिपेल कर रहा है, जा रे भाई वापस जा वापस जा वापस जा, तो वो यहीं पे रहेगा, करंट बहेगा क्या, नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है इनका, कि जब फ्रीक्वेंसी ν1 दिया तो -8 क्या हो गया बेटा उसका, -8 पे भी वो करंट दिखाएगा। लेकिन अगर मैं एक दूसरी फ्रीक्वेंसी लूं ν2, जो कि इससे बड़ी है ना, किससे, इससे बड़ी है, तो उस केस में मुझे -9 पे भी करंट मिलता है। बोलने का मतलब, अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी हो तो -9 पे भी करंट मिलता है, और अगर मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी तीसरी ली तो -10 पे भी मुझे करंट मिल रहा था। यानी जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये बड़ा निगेटिव पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी होगी। आणि म्हणूनच म्हणतात की जेही कायनेटिक एनर्जी आहे ती कशावर डिपेंडेंट आहे, फ्रिक्वेन्सीवर, इंटेन्सिटीवर नाही, कारण तुम्ही ती इंटेन्सिटी कितीही चेंज करा तुम्हाला रिझल्ट सेमच मिळेल। म्हणजे ν1 फ्रिक्वेन्सी ठेवाल, इंटेन्सिटी कितीही वाढवाल तरी सुद्धा -8 ह्याच व्होल्टेजवर तुम्हाला करंट मिळेल, त्याच्या आधी नाही, -9 वर नाही, -10 वर सुद्धा नहीं। लेकिन अगर आपने ν3 लिया तो आपको -10 पे करंट मिलेगा, चाहे इंटेंसिटी बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो। तो वो वही पॉइंट है मेरा बच्चा, ये देखो ये जो पॉइंट दिया है आपको, ये वाला, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड हेंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल V, ये तो हमने अभी अभी देखा, बराबर है, फॉर ए गिवन मेटल यूज फॉर द इमीटर प्लेट एंड फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इसको छोड़ दो। एग्जाम्पल, फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर फिक्स्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंसिडेंट इंटेंसिटीज, है ना। ये एक्चुअली फिगर का नाम है। The frequency of incident radiation is changed, kinetic energy max is changed, it did not depend on intensity of the incident radiation। देखो यहाँ पे, if the frequency of the incident radiation is changed, maximum kinetic energy of the photoelectron change। Thus even if for very small incident intensity, if the frequency of incident radiation was larger than the threshold frequency, है ना, kinetic energy max from a given surface was always the same for a given incident frequency। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इलेक्ट्रॉन का इमिटेड उतना ही रहेगा, वो सीधा सीधा डिपेंडेंट है आपके किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे, हमको ये दिखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, if increasingly negative potential were applied to the collector,
the photocurrent decreased and for some typical value that is minus V naught, photocurrent becomes 0 and V naught is termed as cutoff और stopping potential. देखो ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा. कैसे? ये याद करो, ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया आप न्यू 1 लोगे तो -8 पे आपको क्या मिलेगा करंट, -9 पे मिलेगा क्या? नहीं. तो -9 क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी ऐसा पोटेंशियल जो रखने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए. यानी अगर मान लो शुरुआत में मैंने क्या किया है ना, इसको अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं. शुरुआत में मैंने क्या किया कि एक मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, बराबर, एक मैंने फ्रीक्वेंसी भी क्या कर दी? फिक्स्ड कर दी. और मैंने एक इमीटर को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, है ना. मान लो इमीटर 0 पे है 2 मिनट के लिए और ये जो है ये 10 वोल्ट पे है. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैंने शुरू कर दिया और करंट मुझे दिख रहा है. अब मैं क्या कर रहा हूं? ये पोटेंशियल कम कम कर रहा हूं, है ना. जैसे 10 है तो 9 कर दिया, 5 कर दिया, 1 कर दिया, है ना. तो तब भी मुझे कुछ ना कुछ करंट दिख रहा है. फिर मैं निगेटिव में घुसा, यानी -1 गया, -3 गया, -5 हो गया, तब भी मुझे बहुत ही छोटा छोटा करंट मिल रहा है. लेकिन मान लो जैसे ही मैं -8 पे गया मुझे करंट मिल रहा है 0. तो -8 क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल. किसको स्टॉप करने वाला पोटेंशियल? द इलेक्ट्रॉन विच हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द इमीटर. उसको रोकने वाला जो भी पोटेंशियल है उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल. और ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है. ठीक है. सो दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल. आई होप दिस इज क्लियर, है ना. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको. ये देखो, दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल. इट इंडिकेटेड दैट व्हेन द पोटेंशियल वाज रिटार्डिंग the photoelectrons still had enough energy to overcome the retarding electric field and reach the collector. Value of V naught was same for any incident intensities as long as the incident frequency was same but was different for different emitter material. यानी जो stopping potential है अलग अलग metals के लिए अलग अलग होगा and it depends on what the frequency. सीधी सी बात है, stopping potential जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. लेकिन निगेटिव में, ये बात ध्यान में रखना. यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल लगेगा. मैं यहां पे लिख देता हूं निगेटिव, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? V नॉट. इसलिए इसको -V नॉट कहा जाता है ना. तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा निगेटिव वैल्यू किसका रहेगा? पोटेंशियल का रहेगा. उसके बाद देखो, यही वो अभी का मैंने जो बताया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आपने इंटेंसिटी सेट कर दी, बराबर, और आपने क्या किया? अलग अलग फ्रीक्वेंसी का आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया. तो जब न्यू 1 आपने यूज किया, है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यूज की जो दोनों से छोटी है, उसको स्टॉप करने वाला पोटेंशियल देखो आपको -V naught 1 मिल रहा है. उससे थोड़ी सी बड़ी फ्रीक्वेंसी लो तो और माइनस में जा रहा है, उससे थोड़ी सी और बड़ी लो तो और माइनस में जा रहा है. दैट इज दी I can say the graph. If the frequency of incident radiation was changed, keeping the intensity and accelerating potential V constant, then the saturation current remained the same, but the stopping potential V naught change. This observation is depicted in figure. The stopping potential V naught varied linearly with nu as shown in the figure. For different metals, the slope of such straight lines were the same, but the intercepts on the frequency and stopping potential axis were different. यानी ये जो intercepts दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग हो सकता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए भी हो सकता है. देखो, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे इंटरसेप्ट्स मिले, ये फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे मिले. सीधी सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है. इतना ध्यान में रखो, है ना. अब देखो, ये इतने पॉइंट्स है, तो सर क्या एग्जाम में अगर हमको ऑब्जर्वेशन पूछे तो क्या ऐसे लिखना है हमको? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है. मैं आपको बताऊंगा बाद में. ठीक है. ये देखो, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स आपको दिख रहा है. स्टॉपिंग पोटेंशियल्स ये V नॉट है और दिस इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, है ना. तो मान लो ये आपका मेटल A है, ये आपका मेटल B है. तो मेटल A में देखो, जो भी आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ना, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा उसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. देखो, दूसरा मेटल B है,
उसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। अगर उसको आप खींच के इधर लेके आओ, कौन से, तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल के एक्सिस पे, तो ये आपको मिलता है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या है ये मैं आपको सामने बताऊंगा। नेक्स्ट, the photocurrent and hence the number of electron depends on the intensity but not on the frequency of incident radiation, as long as the incident frequency was larger than the threshold frequency and the potential of anode was higher than that of the cathode. सरळ आहे. एक इथे एक शेवटचा पॉइंट म्हणजे असं सांगितलं आहे की फोटो करंट जे आहे है ना, डिपेंड्स ऑन व्हॉट इंटेन्सिटी. हा जो पॉइंट आपला आहे हा ऑलरेडी कव्हर झालेला आहे. ठीक आहे, याच्या आधीचा. आता बघा, जर तुम्हाला असं प्रश्न आला है ना, ऐसा अगर क्वेश्चन आया कि यार राइट दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या सर इतना लिखते बैठना, हम नाइन ऐसा इतना लिखते बैठना नहीं. देखो मैं एक एक को सॉर्टेड कर देता हूं. सबसे पहला है ना, कौन सा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला. द फोटो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग व्हेन the frequency of the incident radiation is greater than a certain frequency called as what, threshold frequency, certain minimum frequency called as threshold frequency. पुन्हा एकदा, the photoelectric current will start flowing when the incident frequency of the light is greater than certain minimum frequency. That minimum frequency is called as threshold frequency. It doesn't matter whatever be the intensity. बस झाला, हा पहिला पॉइंट झाला. दूसरा, देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. इट इज द इंस्टेंटेनियस वन. दूसरा पॉइंट झाला. तीसरा, इफ कीपिंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और द कीपिंग अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट देन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली, यानी प्रोपोर्शनली. वो ग्राफ हम बता सकते हैं. उसके बाद सैचुरेशन करंट. राइट, सैचुरेशन करंट में क्या करेंगे, कीपिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी, इफ वी increase the positive potential on the collector plate, the photoelectric current will also increase, but up to a certain point. After that, the photoelectric current doesn't depend on the positive potential on the collector plate. That constant current is called as what, saturation current, है ना. And saturation current is proportional to intensity. More will be the intensity, more will be the saturation current, dependent or conditioned frequency greater than the threshold frequency. उसके बाद, the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted from the emitter is proportional to the frequency of the incident radiation but not on the intensity. ये बात ध्यान में रखना. उसके बाद, stopping potential, the minimum negative potential on the collector plate for stopping the electrons emitted with the maximum kinetic energy depends on the frequency, not on the intensity. ग्राफ निकाल दो, ठीक है, ये वही है उसी का, और बाद में इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल. सो दैट्स ऑल अबाउट योर व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्लियर है. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी क्यों नहीं डिस्क्राइब कर पाई भैया, है ना. वेव में क्या ऐसा मैटर था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाई. तो पहला था फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पहला था एनर्जी ऑफ रेडिएशन. मी असं लिहून घेतो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरीच्या हिशोबाने एनर्जी ऑफ रेडिएशन depends on intensity and not on frequency.
वेव्ह थेरीचं असं म्हणणं होतं की लाईटचं जे रेडिएशनचं जे एनर्जी आहे हे कशावर डिपेंडेंट आहे, इंटेंसिटीवर, फ्रीक्वेंसीवर नहीं, लेकिन ये हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहीं पे भी नहीं दिखता। क्योंकि चाहे आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लो, अगर फ्रीक्वेंसी आपने कम रखी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमको दिख ही नहीं रहा। बराबर है। इसके वजह से ये थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर पाई। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वेव थ्योरी क्या बोलती है जो कि हमको नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, देयर मस्ट बी, है ना, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी टाइम लैग होना चाहिए। देयर मस्ट बी टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इमिशन। लेकिन वो भी हमको नहीं मिलता ऑब्जर्वेशन में। हमको ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर रेडिएशन डाला वैसे ही वहां से इमिशन आएगा। है ना, ये चीज हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये दो चीजों के वजह से हमको, या फिर हमारी जो वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम चलेंगे सामने। अब आते हैं, अच्छा, कुछ चीजें, दैट इज वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन मैं आपको पहले बता देता हूं। वर्क फंक्शन क्या चीज है पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी, इस चीज के लिए द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू द सब्सटेंस that must be given to एलिमेंट लिख देता हूं। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू एलिमेंट और मेटल, है ना, फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस, एलिमेंट से अच्छा, राइट। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू photosensitive substance so that photoelectrons will emitted from it is called as photoelectric work function of that substance or element। photoelectric work function of that substance। समझ में आ गया कि किसी भी सब्सटेंस से या फिर एलिमेंट से या फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कुछ एक मिनिमम एनर्जी लगेगी। वो हर एक मेटल की अलग अलग होगी। उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस सो दैट the photoelectrons will emit from it is called as photoelectric work function of that substance। it is different for different substance। it is different for different substance। ठीक है, बात आ गई ध्यान में।
वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। अब यहां पे देखो एक टेबल दिया है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग वर्क फंक्शन दिया है। एनर्जी जो है वो जूल में नहीं होती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये बात ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना। सामने हम न्यूमेरिकल में उसको और क्लियर कराएंगे। मेटल देखो, पोटेशियम से निकालने के लिए कितना चाहिए, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम 2.4, कैल्शियम से इतना, जिंक से इतना। देखो सिल्वर और एल्यूमिनियम कितना है, 4.3 4.3। टंगस्टन हो गया, कॉपर देखो 4.7, है ना। तो ये वर्क फंक्शन थोड़ा सा एक रेंज दिमाग में ध्यान में रखना कि जो भी हमारा सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, 4.3 4.7 की रेंज में होता है इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो ये है हमारे वर्क फंक्शन। अब देखेंगे बेटा हमारे हीरो दैट इज आइंस्टाइन, कि जो आके ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा तोड़ डाले, है ना। यानी वो बता दिए कि भैया ये चीजें ऐसी नहीं चलती, मैं बता रहा हूं वैसी चलती है, जरा सुनो, ध्यान से सुनो। क्या बोलते हैं वो हमारे आइंस्टाइन की, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बारी आती है तब लाइट जो है वो पार्टिकल करके बिहेव करता है ना। बाकी कभी भी आप चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, डाइफ्रैक्शन हो, बाकी कहीं पे भी वो वेव नेचर दिखाता हो, लेकिन यहां पे वो पार्टिकल नेचर दिखाता है। जैसे कि मैक्स प्लैंक ने कहा है। किन्होंने कहा है, मैक्स प्लैंक। अभी ये एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब करते वक्त उन्होंने कहा था कि लाइट जो है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ particle, and the name of that particle is photon, which has the energy h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation. देखो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, सब लोग ध्यान देंगे। आइंस्टाइन्स applied the concepts used by the concepts of Max Planck, मैं ऐसा लिख देता हूं, the concepts of Max Planck। ये एकदम धुआंधार साइंटिस्ट है, मैक्स प्लैंक, टू डिस्क्राइब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। He said in photoelectric effect light behaves as particle, है ना। वो वेव जैसा बिहेव नहीं करता, लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल। और वो उनको कहना ही था क्योंकि वेव थ्योरी जो है वो तो पहले ही फेल हो चुकी है, तो वेव तो बोलना ही नहीं था। तो वो बोलता है, ही सेड दैट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट light behaves as particle, the name of the name बोलने से अच्छा, he said that in photoelectric effect light behaves as particle, that is it travels, है ना, as a packet of energy, called as photon। उसको क्या बोलेंगे हम, फोटोन। ओके, हैविंग एनर्जी h nu। E is equals h nu, है ना। फिर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। Okay, and nu is the frequency of radiation, nu is the frequency of radiation। समझ में आई बात,
है ना, वो क्या बोल रहे देखो कि जो भी हमारा लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वक्त कौन से फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, एज द पैकेट ऑफ एनर्जी, पार्टिकल फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, जिसका एनर्जी कितना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। देखो यहां पे दिया है एनर्जी कितना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब H तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको रहेगी, फ्रीक्वेंसी। और ये चीज बोल के उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिससे पूरे के पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी ऑब्जर्वेशंस है पूरे क्लियर हो जाते हैं। देखो कैसे, यहां पे बोला है आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मैं यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सीधा लिख देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? आइंस्टाइन बोलते हैं कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी इलेक्ट्रॉन इमिटेड की, वो कितनी होगी, दी गई एनर्जी माइनस फाई नॉट। अब ये क्या चीज है, देखो आइंस्टाइन बोलते हैं कि कोई भी जैसा मेटल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है हमारा सिल्वर, या फिर कॉपर में ले लो, यहां पे कॉपर, इसका हमने अभी अभी देखा है वर्क फंक्शन कितना था बेटा, यानी मिनिमम वहां से एनर्जी, मिनिमम इलेक्ट्रॉन वहां से निकालने के लिए एनर्जी कितना लग रहा था, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा था। बराबर है, बराबर है। अब अगर मान लो यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इसको मिनिमम एनर्जी कितना देना पड़ेगा, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। तो दिया हुआ रेडिएशन जो है या तो उतना ही होना या तो उससे ज्यादा होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो दिया हुआ रेडिएशन मैंने 4.7 का ही दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का, है ना, यानी जो फोटोन आ रहा है ना, एक्चुअली मुझे यहां पे फोटोन निकालना चाहिए, है ना, ये जो एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं यहां से, है ना, इनका एनर्जी कितना होना चाहिए, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर उससे ज्यादा। अगर 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने दे दिया तो जस्ट यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी से वो सिर्फ बाहर निकला। लेकिन अगर 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दिया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पैकेट वाले अगर इसके ऊपर मैंने फोटोन इंसिडेंट किया, तो क्या होगा, 4.7 तो यहां से बाहर निकलने के लिए लगेंगे, और बचा हुआ 5.3 जो है ना, बचा हुआ 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी देखो 10 आया, 10 में से 4.7 एब्जॉर्ब कर लिया, यहां से बाहर निकला, और निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो बची हुई जो एनर्जी है उससे निकलेगा। तो सीधी सी बात है, दी गई एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी। देखो दी गई एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बस काम खत्म। समझ में आ रहा है? उसमें एक और चीज, ये फाई नॉट का वैल्यू होता है एच न्यू नॉट। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करो तो एच जो है वो कॉमन निकलता है, न्यू माइनस न्यू नॉट यहां पे रह जाता है ना, बस हो गया। पूरे के पूरे क्या बोलेंगे, अभी एक्सप्रेशन बता देते हैं हमारे आइंस्टाइन भाई। पहला क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, कि अगर दी गई फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी हो या फिर उससे कम हो, है ना, कम हो तो इमिशन नहीं होगा, अगर उतनी हो या फिर उससे ज्यादा हो तो इमिशन होगा। देखो अगर दी गई फ्रीक्वेंसी इससे छोटी रहेगी तो ये माइनस में आएगा, एनर्जी तो माइनस में नहीं हो सकती, तो सीधा सीधा इमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर दी गई एनर्जी, है ना, दी गई एनर्जी दी गई फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी होगी तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट बाहर निकलेगा, लेकिन उस पर काइनेटिक एनर्जी रहेगी जीरो। और जब भी दी गई फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो आपको मिलेगी। तो पहला पोस्टुलेट यहां पे क्लियर हो गया। दूसरा जो है वो बोलता है देयर इज नो टाइम लैग। तो उसके लिए आइंस्टाइन क्या बोलते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इमिट होता है तो फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और खुद जो है वो वैनिश हो जाता है, खुद जो है वो वैनिश हो जाता है। तो ये इस चीज को करने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगता, इसलिए देयर इज नो टाइम लैग।
दूसरा भी क्लियर। तीसरा क्या बोलते हैं वो कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखे हम और इंटेंसिटी को बढ़ाए तो करंट बढ़ता है ना। दी गई फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर बड़ी हो और बाद में अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाए तो करंट भी बढ़ता है। बराबर है, तो करंट भी बढ़ता है। अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन बोलते हैं कि जो भी हमारी इंटेंसिटी है अगर हम वो बढ़ाते हैं तो उससे क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। हर एक फोटॉन एनर्जी चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक इंटेंसिटी I है, I1 है 2 मिनट के लिए, तो वहां से पर सेकंड अगर 10 फोटॉन आ रहे होंगे तो इंटेंसिटी 2 में सपोज करो 20 फोटॉन आ रहे, तो 10 फोटॉन इंटरैक्ट होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 20 फोटॉन इंटरैक्ट होंगे तो 20 निकलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला तो करंट तो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए दी गई फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो और अगर बाद में आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, बराबर है, तो क्या होगा बेटा? आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, बिकॉज जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स। बराबर, तो तीसरा भी हो गया। चौथा क्या बोलता है? चलो चेक करते हैं। चौथा किधर गया? हाँ, ये वाला चौथा। इसको कैसे एक्सप्लेन किया? अलग अलग इंटेंसिटी का अलग अलग सैचुरेशन करंट। अब सीधी सी बात है, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा फोटोन तो अलग सैचुरेशन करंट, ये भी हो गया। ठीक है, देखो सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये तो पहले ही बता दिया। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे नहीं। और क्यों ना हो, हमारे पास इक्वेशन ही है, ये देखो। काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर नहीं। सिंपल सी बात है ना। और आखिरी वाला चलेंगे, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऐसे केस में हम EV नॉट लिखते हैं, अगर आपको पता हो तो दैट इज H न्यू माइनस H, मैं ऐसा लिख दूं न्यू माइनस न्यू नॉट, बराबर। तो जो भी V नॉट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू H अपॉन E इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। तो H अपॉन E तो कांस्टेंट ही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा? फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल का कांस्टेंट रहेगा, बराबर है। तो जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइक V नॉट इज इक्वल टू H न्यू बाई E माइनस H न्यू नॉट बाई E, है ना, where H न्यू नॉट बाई E is the constant and H by E is the intercept। अगर वो ध्यान में नहीं भी रखते हैं तो भी चल जाता है, आप बस ये इतना ध्यान में रखो कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हमने ये भी बता दिया कि जो भी पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के ऊपर, है ना, या फिर दी गई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इस तरीके से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ऑब्जर्वेशंस सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया और काम को खत्म कर दिया, है ना। दैट्स व्हाई ही इज आइंस्टाइन, है ना। समझ में आ रहा? तो ये बात जो है ये आप ध्यान में रखना। अभी जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया, उसके ऑब्जर्वेशन समझाए। उसके ऑब्जर्वेशंस वेव थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर पाई, कौन कर पाए? आइंस्टाइन कर पाए। आइंस्टाइन ने कैसे किया? इस तरीके से किया। कैसे? कि यहां पे लाइट जो है ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और हर एक फोटोन का अपना अपना एनर्जी रहेगा, दैट इज E इज इक्वल टू H न्यू। जब ये फोटोन किसी भी फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस के ऊपर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी जाएगी, दैट इज द वर्क फंक्शन, मिनिमम, है ना, मिनिमम निकालने के लिए। तो मान लो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, उसमें से 4.7 अगर निकलने के लिए गई तो बची हुई 5.3 किसके लिए यूज होगी? एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू गिवन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम H न्यू नॉट से भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट होता है, न्यू नॉट भी कांस्टेंट होता है। यहां से H कॉमन निकालो, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिल जाता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे केस में E नॉट भी होता है, वेयर E इज द चार्ज एंड V नॉट इज व्हाट? द पोटेंशियल, बराबर। यानी जितना काइनेटिक एनर्जी होगा
that must be converted into potential energy for what? Stopping the electron. And in that case, kinetic energy is equals to EV naught. Clear है? Okay. So that is all about the photoelectric equation. यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वेव थ्योरी और फोटोन पिक्चर, इसको अच्छे से करो, बोर्ड में आने की ज्यादा संभावना होती है. अब देखो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कुछ है नहीं इसमें, जो मैंने बताया वही है कि कुछ फिनोमिना एज अ वेव करके डिस्क्राइब किए जाते हैं, कुछ फिनोमिना जो है एज अ पार्टिकल करके डिस्क्राइब किए जाते हैं. ये जो पार्टिकल नेचर जो है वो सबसे पहले क्रॉम्पटन ने बताया. किन्होंने बताया? क्रॉम्पटन ने बताया, है ना. वो उन्होंने इंटरेक्शन किए थे इलेक्ट्रॉन्स का, है ना. तो उन्होंने वो बात क्लियर की थी. नटशेल अब जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवा के दिया था वही आप यहां पे लिख दो, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं रेफर इंट्रोडक्शन. फोटो सेल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं है. देखो, इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लास bulb, okay, which has emitter plate, collector plate, and the circuit is having this potential and the microammeter. अब क्या होगा? इंसिडेंट लाइट जो है वो इमीटर के ऊपर गिरेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे, कलेक्टर कलेक्ट करेगा और सर्किट कंप्लीट करेगा. दैट इज फोटो सेल, है ना. एप्लीकेशन ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं यहां पे लिख देता हूं. बस इतना ही है, उसमें कुछ है नहीं एज सच. आपको डायग्राम ध्यान में रखनी है. आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ फोटो सेल. तो वही जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सेटअप था वही है ना. उसको छोटे फॉर्म में करा दिया है और उसका वर्किंग सेम है वही, कि क्या करने का. अगर मान लो इमीटर का जो भी हमारा वर्क फंक्शन होगा उससे बड़ा एनर्जी वाला आपने यहां से फोटोन इंसिडेंट किया, तो it will move with the photoelectron move with a particular kinetic energy which is collected by the collector maintained at the positive potential, and that's how the circuit will circuit will start working rather. Okay, so that is photocell application of photoelectric effect. Okay, de Broglie's hypothesis. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, याद करो कहाँ गया. ये देखो, लाइट का जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है, बराबर है. तो उसी तरीके से मैटर का भी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होना चाहिए. तो यहां पे तो हमने देख लिया कि लाइट जो है वो कुछ फिनोमिना वेव एज ए कंसिडर करके या फिर बिहेव करती है कुछ फिनोमिना में, और कुछ फिनोमिना में पार्टिकल दैट इज फोटोन करके बिहेव करती है. अब मैटर जो है, जैसे मैं मैटर हूं एक, तो मैं तो मैटर दिख रहा हूं, मेरा पार्टिकल नेचर दिख रहा है, आपको मेरा मास दिख रहा है, मेरे से एसोसिएटेड कई वेव दिख रही है क्या? नहीं. लेकिन इमेजिन करो अगर मैं पानी से ऐसा सामने जा रहा हूं, एक तालाब है या फिर एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, आणि ते स्विमिंग पूल एकदम शांत आहे आणि त्याच्यामध्ये मी उतरलो आणि हळूहळू जातोय, है ना. तुम्ही पण गेले असाल तेव्हा तुम्हाला कळते की जे तुमची हे आहे, काय म्हणतं, जो पाणी आहे तो आजूबाजूने साईडला निघतो, म्हणजे तुम्ही पाण्याला डिस्टर्ब करत चालले. म्हणजे काय? तुमच्याशी असोसिएटेड एक वेव असणार. व्हाट इज वेव? डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम, इट इज नथिंग बट वेव. और अगर आप किसी मीडियम से गुजर रहे हो, आपको अगर वेलोसिटी है, किसी भी पार्टिकल को अगर वेलोसिटी है, तो उससे एसोसिएटेड क्या रहेगा? वेव रहेगा, बराबर. वही कंसेप्ट कौन यहां पे बता रहे हैं? हमारे डी ब्रॉय बता रहे हैं. डी ब्रॉगली भी बोलते हैं, ठीक है, आपको जो ठीक लगे बोलो, बस स्पेलिंग सही लिखना एग्जाम में, ठीक है. तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं? एज लाइक radiation has ड्यूअल नेचर, है ना. रेडिएशन वेव और पार्टिकल करके बिहेव करता है. इन द सेम वे मैटर मस्ट हैव ड्यूअल नेचर.
समझ में आ रहा है? वो क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से रेडिएशन को दो नेचर होते हैं, उस तरीके से मैटर को भी दो नेचर होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ वेव एसोसिएटेड विथ द मूविंग पार्टिकल्स. बराबर है? तो उसको अब वो कैसे बताते हैं? देखो, हमको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ mv². बराबर है? तो इस v को मैं ऐसा लिख देता हूं, v इज इक्वल टू ट्वाइस ई, है ना, ट्वाइस ई अपॉन m इन रूट, है ना. काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या ले लिया बेटा? E ले लिया. अब ठीक है, जब भी मैं, है ना, फोटोन की बात करता हूं तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा इज इक्वल टू, वो होती है h अपॉन पी, वेर h इज व्हाट? द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, है ना. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है. ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये वाला लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी. सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन मोमेंटम बोला तो m इंटू वी. अब v का वैल्यू यहां से मैं वहां पे पुटअप कर देता हूं. बराबर? सो देयर फोर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m. v यानी क्या? अंडर रूट में उल्टा चलेगा, m ऊपर चला जाएगा, h अपॉन एम वी, नो, है ना. v इज इक्वल टू, ये कहां चला? ट्वाइस e बाई m. तो h अपॉन एम वी, सो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी ट्वाइस e. बराबर? इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू मिलता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई, है ना. क्योंकि ये m जब अंडर रूट में आएगा तो ये m² हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा. बराबर है? इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या? कि h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e इंटू वी नॉट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू e इंटू वी नॉट हो जाता है. बराबर? तो अगर मान लो हमने इसी फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के केस में लिख दिया, देयरफॉर वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई इंटू वी नॉट. अब देखो, h2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द कांस्टेंट वन. देयरफॉर वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन लैम्बडा ई इज इक्वल टू 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी इन. अगर मैं वोल्ट्स लेता हूं तो आपको ये जो लैम्बडा मिलता है दैट इज इन नैनोमीटर मिलता है. लैम्बडा ई इन नैनोमीटर, है ना. तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन को, देखो अभी सर ये क्या फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही लागू है, किसी और को नहीं? नहीं, ये फॉर्मूला सभी को लागू है. देखो यहां पे आपको दिख रहा है, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. lambda is equals to h upon p is the standard equation, that is I can say the wavelength associated with photon having momentum p. ओके, नाउ p इज इक्वल टू क्या हो जाता है? mv हो जाता है. फॉर अपना डे टू डे पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv हो जाता है. तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv के जगह मैंने पुटअप कर दिया, इसको सॉल्व किया. e इज इक्वल टू ev नॉट होता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको. इसको सॉल्व किया और फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, मैं यहां पे लिख दूं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉन की डाल दिया मैंने, तो घूम फिर के मुझे ये वाला इक्वेशन मिल जाता है. अगर मैं ये वाला कंसेप्ट यूज करूं, है ना, जहां पे h जो है वो कांस्टेंट है, और h वाला जो कांस्टेंट है वो बहुत ही छोटा होता है ना. मास यहां पे बड़ा होता है और हमारी काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बड़ी होती है. तो इन ए नटशेल जो हमको लैम्बडा मिलता है वो बहुत ही छोटा मिलता है, दैट इज इनइफेक्टिव. लेकिन जब भी मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मास बहुत छोटा होता है, चार्ज भी बहुत छोटा होता है, और अगर वी नॉट आपने ठीक ठाक दे दिया तो आपको लैम्बडा जो है वो एक अच्छा खासा क्वांटिटी मिल जाता है. बराबर? एंड दैट्स व्हाई इट इज इफेक्टिव फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल हैविंग वेरी स्मॉल मास एंड हायर वेलोसिटीज, है ना. मैं यहां पे लिख दूं हेंस
मैटर वेव्स, है ना, मैटर वेव्स यानी क्या, वेव्स एसोसिएटेड विथ मैटर, हेंस मैटर वेव्स is effective for objects having very small mass and moving with higher speeds, है ना, मूविंग विथ हायर स्पीड्स, दैट्स इट। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जर्मन डेविसन ने परफॉर्म किया और उन्होंने फाइनली ये बता दिया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ यानी मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड होता है। कैसे किया उन्होंने, देखो, एक इलेक्ट्रॉन गन लिया, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एफ जो है वो फिलामेंट है, ठीक है, यहां से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गन यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से विद द हाई स्पीड, है ना, ये हाई पोटेंशियल पे लगा दिया है। उस इलेक्ट्रॉन को एक लाइन में करने के लिए हमारे पास कॉलीमेटिंग एनोड है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक लाइन में क्या करता है बेटा, इंसिडेंट करता है। इसको इंसिडेंट करेंगे हम निकेल क्रिस्टल के ऊपर जिसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, और जब इलेक्ट्रॉन यहां पे इंसिडेंट होगा तो अलग अलग लेयर से वो डाइफ्रैक्ट होगा और इधर उधर, डाइफ्रैक्ट होने से अच्छा क्या बोलूंगा मैं, रिफ्लेक्ट होगा यहां से और अलग अलग जगह उसको क्या रिफ्लेक्शन चला जाएगा। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर मान लो इधर आ सकती है, कुछ इधर जा सकती है, कुछ इधर जा सकती है, कुछ इधर आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितने कौन से लेयर से टकराया है ना, निकेल क्रिस्टल के। फिर हमारे पास एक स्केल होती है जो एक एंगल गिनेगी, दैट इज थीटा, एंड हमारे पास होता है एक मूवेबल डिटेक्टर, है ना, जिससे हम ये गिन सकते हैं कि कहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट हुए। वो कैसे गिनेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस डिटेक्टर विच कैन गो टू द गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर से जाएगा तो वो छोटे से छोटा करंट भी क्या कर लेगा बेटा, डिटेक्ट कर लेगा, है ना, बराबर। बाकी ये सारा चेंबर जो है वो वैक्यूम में होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डाइफ्रैक्टेड यानी अलग अलग क्या बोलेंगे, हमारे निकेल क्रिस्टल की लेयर से डाइफ्रैक्ट किए गए इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऐसा पता चला कि कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं पे कम हो रहे हैं, तो उसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से मिला उनको। है ना, इट इज सेम एज अवर डाइफ्रैक्शन, बराबर है। यानी यहां पे बहुत ज्यादा मिले, यहां पे नहीं के बराबर, यहां पे मिले लेकिन थोड़े इससे कम, फिर यहां पे नहीं के बराबर, फिर यहां पे ज्यादा मिले लेकिन इससे कम, चला ऐसा, बराबर। तो इससे ये प्रूफ हो गया जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड वेव होती है, क्योंकि वेव ही जो है वो डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है। समझ में आ गया? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर के लिए भी मैं, है ना, रेफर करता हूं, रेफर इंट्रो एंड अदर स्लाइड्स। ठीक है, नॉट एन इश्यू। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज नॉट यूज्ड इन, एक्सपोजर मीटर में होता है, बर्गलर अलार्म में भी होता है, ठीक है, साउंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम मोशन पिक्चर्स में भी होता है, ब्रेक इंडिकेटर्स में नहीं होता, तो यहां पे यूज नहीं होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशन जैसे हमने फोटो सेल देखा वैसे ही एक्सपोजर मीटर है, बर्गलर अलार्म है और ये है, तो इसके एक क्या बोलेंगे एप्लीकेशन का पार्ट है जो हमने थ्योरी में नहीं लिया, वो हमने यहां पे कंप्लीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, graph shows the variation of de Broglie's wavelength versus potential, where V is the accelerating potential for four particles carrying same charge but of masses m1 and m1, m2, m3 and m4. Which particle has a smaller mass? ठीक है, क्या बोलता है, देखो आपको ग्राफ दिए गए हैं किसके लिए बेटा, डी ब्रॉइज वेवलेंथ के लिए। देखो डी ब्रॉइज वेवलेंथ वर्सेस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला निकाला जो आपको याद आ रहा होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, है ना, वी वोल्ट्स में था, लैम्बडा नैनोमीटर में था।
लेकिन उसके पहले भी हमने एक फॉर्मूला निकाला था जहां पे लैम्बडा इज इक्वल टू हमने निकाला था h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई, याद करो, बराबर। तो हमको यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, जो भी हमारा लैम्बडा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे आप देखो, सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है, विच पार्टिकल हैज द स्मॉलर मास, जिसको ज्यादा जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे देखो, फॉर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आप m4 देख सकते हो। अगर मास m4 है, यहां पे देखो आपको दिया है m1 m2 m3 एंड m4, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, देखो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा आपको किसके लिए मिल रही है, m4 के लिए मिल रही है। तो m4 इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, इनवर्सली है ना। यहां पे देखो, अगर मैं ये वाली चीज करूं m3 के ऊपर, तो लैम्बडा मुझे यहां पे मिल रहा है, इसका यहां पे मिल रहा है, इसका यहां पे मिल रहा है। फाइन। नेक्स्ट, photo electrons are emitted from a photosensitive surface for the light of wavelength lambda 1 is equals to 360 nanometer and lambda 2 is equals to 600 nanometer. What is the ratio of work function for the lights of wavelength lambda 1 and lambda 2? अब देखो क्या पूछा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस से फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना और इतना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2? क्या हमारा वर्क फंक्शन ये दी गए फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है? नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं, है ना, वर्क फंक्शन की, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू नॉट। मान लो आप इसके जगह वेवलेंथ भी लेके आते हैं, क्योंकि हमको पता है जो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो न्यू नॉट इंटू लैम्बडा नॉट होता है। तो यहां से आप लैम्बडा नॉट न्यू नॉट की जगह c बाय लैम्बडा नॉट लिख सकते हो। लेकिन लैम्बडा नॉट क्या है बेटा? इट्स द फिक्स्ड वेवलेंथ। न्यू नॉट क्या है? इट्स द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जो हर एक मेटल के लिए सेम होगा। तो बाद में उसके ऊपर आप कितना भी कुछ भी इंसिडेंट कराइए, आपको वर्क फंक्शन जो है वो सेम ही रहेगा। तो बेसिकली 1:1 आना चाहिए। यहां पे कुछ ऑप्शंस मुझे गलत दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको हटा के 1:1 कर देता हूं एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग एनर्जीज 2 times and 10 times ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। देखो, दो एनर्जीज दी गई है ना, E1 दिया गया है 2 times ऑफ द वर्क फंक्शन और E2 दिया गया है 10 times ऑफ द वर्क फंक्शन, बराबर, ऑफ द मेटल सरफेस दैट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली विल बी, सो V1 बाई V2 इज इक्वल टू वॉट, ऐसा हमको निकालना है। अब देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, हमको पता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा दैट इज इक्वल टू होता है दी गई एनर्जी माइनस फाई नॉट। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 times ऑफ फाई नॉट माइनस फाई नॉट, यानी हो जाएगा आपका फाई नॉट। और अगर काइनेटिक एनर्जी 2 की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 10 times ऑफ फाई नॉट की, क्योंकि दी गई एनर्जी 10 times ऑफ फाई नॉट है ना, अपॉन फाई नॉट दैट इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 9 फाई नॉट। हमको रेशियो काइनेटिक एनर्जी का निकालना है क्या? नहीं, हमको किसका निकालना है? वेलोसिटी का निकालना है, बराबर है। तो अगर ऐसा केस है तो मुझे यहां पे हाफ mv स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हाफ mv1 स्क्वायर अपॉन हाफ mv2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन 9 फाई नॉट। Now phi naught cancel, m half cancel, so therefore v1 by v2 is equals to under root of 1 by 9, यानी 1:3 is your answer। है क्या? देखो 1:3 बिल्कुल है। अगर रेशियो आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी पूछता तो वो क्या होता बेटा, 1:9, है ना। ये देखो काइनेटिक एनर्जी, ये दिख रहा है आपको, 1:9 बन जाता। लेकिन वेलोसिटी का पूछा है तो स्क्वायर रूट यहां पे मिलेगा। नेक्स्ट, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम दिया गया है, फॉल्स ऑन फोटो कैथोड एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, दिस इज इमिटेड, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। यहां पे देखो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 10 to the power -34, 6.63 इंटू 10 to the power -34।
है ना। तो हमको पता है क्या क्या पूछा है हमको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया है। इतना फॉल्स ऑन फोटो कैथोड एंड एन एनर्जी ऑफ इतना इज इजेक्टेड, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, है ना, क्योंकि हमको ये दिया है, यानी न्यू की जगह में सी बाई लैम्बडा कर दिया माइनस फाई नॉट, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी एच सी बाई लैम्बडा नॉट मेरे को लेना है दोनों की जगह, बराबर। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट यानी एच न्यू नॉट। इसी से मैं कैसे इसको ही कैसे लिख सकता हूं, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, है ना, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, बराबर। सो दैट इज इक्वल टू, यहां से मैं एच सी कॉमन निकाल लेता हूं तो आएगा आपका 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट, है ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स। हमको लैम्बडा नॉट निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बात किए गए हैं, बराबर। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन एच सी दैट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट। मुझे लैम्बडा नॉट निकालना है, इसको इधर लेता हूं उसको उधर लेके जाता हूं, तो देयर फोर 1 बाई लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन एच सी। बस यहां पे मुझे वैल्यू पुटअप करना है और वैल्यू पुटअप करके डायरेक्टली मुझे आंसर निकालना है। ओके, आंसर इज 6630 एंगस्ट्रॉम, है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू 66। फाइन, नेक्स्ट। ओके दैट्स ऑल। अब 2-3 इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, यानी और थोड़ी सी इसके ऊपर आप प्रैक्टिस किए तो बहुत ही बढ़िया है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस जो है फंडामेंटल यहां पे क्लियर कराए गए हैं। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, इसको बार बार देखो, ठीक है, डेफिनेटली ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर क्लियर होता है। इस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज व्हाट योर क्या बोलेंगे, दैट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये दो टॉपिक अच्छे से करो। फाइन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।